कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में नोट कीजिएगा, टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent if they are same in every manner. Two triangles are said to be congruent if they are same in every manner. ब्रैकेट में लिखेंगे sides as well as angles. तो हम अगर दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उन दोनों ट्राइंगल्स की भाई तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं, जब उनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो उनको हम बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा ABC और यहाँ मेंशन कीजिए DEF, ABC और DEF। अब इसमें हम ये कहेंगे इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ये है ना एंगल A एंगल D के इक्वल हो, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो मैंने इधर एक आर्क लगाया और इधर भी एक आर्क लगाया, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, जब सिंगल आर्क दोनों तरफ लगाएंगे तो एंगल A और एंगल D इक्वल हो जाएगा, सेमीकोलन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो क्या करें, एंगल B पर भी एक डबल आर्क लगा दो और एंगल E पर भी डबल आर्क लगा दो। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। फिर क्या करें कि एंगल C पर ट्रिपल आर्क लगा दो, तो ट्रिपल आर्क यहाँ पर आ गया एंगल C पर, और इसी तरह से एंगल F पर भी ट्रिपल आर्क, 1 2 3, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो तीनों के तीनों तो एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि भाई ये ऊपर वाला एंगल है तो ये इधर इसके इक्वल, ये लेफ्ट वाला एंगल है तो इस ट्राइंगल के लेफ्ट वाले एंगल के इक्वल, इस ट्राइंगल का राइट वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के राइट वाले एंगल के इक्वल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो AB, अगर मैं दो ट्राइंगल बोल रहा हूँ ABC, तो ये ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ABC, ये है ट्राइंगल ABC, और इसको कैसे बोलेंगे, ट्राइंगल DEF। तो इनकी ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे ली जाती हैं, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AB और इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट DE, तो AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE। इसी तरह से इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट EF, तो BC इज इक्वल टू EF। इसी तरह से इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AC और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट DF, तो AC इज इक्वल टू DF। ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC, और फिर ना कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है कि आपने बीच में इक्वालिटी साइन लगा दिया, इक्वालिटी साइन लगाने के बाद आप एक ऐसा सिंबल बना देंगे, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये हो गया। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आप लिखेंगे, तो एक तरह से ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल्स होते हैं, बिल्कुल सेम ट्राइंगल, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल कि जैसे मान लीजिए हम 10 रुपये का एक कॉइन ले लें और एक दूसरा 10 रुपये का कॉइन ले लें, तो 10 रुपये का कॉइन बिल्कुल सेम होता है दूसरे 10 रुपये के कॉइन को अगर देखा जाए तो वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर अगर उसको रख दें तो पूरी तरह से उसको कवर कर लेगा, सुपर इम्पोज करेगा, एग्जैक्टली सुपर इम्पोज करेगा, ना उससे बड़ा होता ना उससे छोटा होता।
तो इसी तरह से अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी को डी ई एफ के ऊपर रख दूँ तो ये डी ई एफ को पूरी तरह से कवर कर लेगा। उल्टा करें कि डी ई एफ को ए बी सी पर रख दें तो ये भी ए बी सी को पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर लिखें क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। Criteria for congruence of triangles. Criteria for congruence of triangles. पहला लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस बोला जाता है क्राइटेरिया, लिखा जाता है क्राइटेरियन, ठीक है, सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो सिंगुलर में लिखा जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिखा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होता है प्लूरल के लिए। क्यों? क्योंकि मैं मतलब जनरली बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे, तो वो प्लूरल फॉर्म होती है क्राइटेरिया, सिंगुलर फॉर्म होती है क्राइटेरियन, बोलते दोनों को क्राइटेरिया ही। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यानी कि SAS, साइड एंगल साइड SAS हो गया। इसमें क्या होता है, if any of the corresponding if any of the corresponding two sides and the angles contained between them are equal, then the triangles are said to be congruent by SAS congruence criteria। SAS congruence criteria। भाई SAS congruence criteria तो ये बनाकर दिखा देंगे। इसका डायग्राम ऐसे होगा कि एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ABC, ABC, और फिर वही एक ट्राइंगल हमने ले लिया DEF, ABC और DEF। अब अगर मैं ABC ट्राइंगल की बात करूं तो मान लीजिए कि AB साइड जो है वो DE के इक्वल है, और ये जो AC साइड है तो इस पर डबल डैश लगा दें, डबल लाइन बनाते हैं ऐसे, कि AC जो है वो DF के इक्वल है। तो एंगल कंटेन्ड बिटवीन देम, इसका मतलब क्या है, मैं कौन सी दो साइड्स यूज़ कर रहा हूँ, AB और AC, इनके बीच का एंगल A। ऐसे इधर कौन सी दो साइड्स यूज़ कर रहा हूँ, DE और DF, तो इनके बीच का एंगल B। तो अगर ये वाली साइड इस वाली साइड की, ये वाली साइड इस वाली साइड की, और बीच का एंगल अगर इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होती है SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। उसके बाद अगला नोट करेंगे
अगला लिखें ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ASA ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ASA में क्या है? इफ एनी ऑफ द corresponding two angles and the sides contained between them are equal, then triangles are congruent, by ASA congruence by ASA congruence criteria। इसमें भी आप ऐसे ही दो ट्राइंगल ABC और DEF बना लीजिए। तो एक ट्राइंगल तो ABC हो गया इस तरफ ऐसे, ABC और DEF। इसमें सोचिएगा कि ये जो एंगल A है और ये जो एंगल D है, एक तो ये इक्वल हो जाए और एक बराबर वाला एंगल B और एक ही एंगल E, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए। और इनके बीच में जो साइड कंटेन कर रहा है, एंगल A और एंगल B के बीच में साइड कौन सी लाई कर रही है? AB। एंगल D और एंगल E के बीच में साइड कौन सी लाई कर रही है? DE। अगर ये इक्वल हो जाए तो हम ये कहेंगे कि ये कंडीशन भी जो है सफिशिएंट है, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो साइड में क्या ध्यान रखना है कि कोई दो साइड्स हो और उनके बीच वाला एंगल हो। ठीक है, जैसे एक साइड ये और इसके बीच का एंगल साइड एंगल में क्या ध्यान रखना है कि कोई दो एंगल हो और उनके बीच की साइड हो। तो ये ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हुआ। उसके बाद एक और नोट करें, थर्ड है AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो ये बिठा रहा हूँ। AAS congruence criteria। AAS में क्या होगा? इफ एनी ऑफ द टू एंगल्स and any side ब्रैकेट में लिख लेना वेदर कंटेन्ड और नॉट कंटेन्ड। आर इक्वल then triangles are congruent by AAS congruence। Then triangles are congruent by AAS congruence। तो AAS congruence क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए।
ठीक, अब इसमें कोई भी दो एंगल हो और साइड जो है वो ज़रूरी नहीं है बीच की हो या कोई बराबर वाली साइड भी चलेगी। अगर बीच की हो गई तो ऐसे ऐसे हो गया, बीच की हो गई तो फिर ये ऐसे ही हो गया, वो सर ये ऐसे। ठीक है ना। तो तो दो ट्रायंगल वही ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो मान लीजिए कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, और मान लीजिए एंगल एफ जो है वो हमारा एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। या एक ऐसे मत करो, उसको अभी ऐसे ही रहना दो, वो कहानी भी बताऊंगा बाद में। तो ये सी और एफ ये दोनों इक्वल है, उसके अलावा इनके बीच वाली साइड नहीं, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और जो है ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के इक्वल। सिमिलरली ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के इक्वल। तो नहीं सॉरी, साइड तो एक ही चाहिए ना मुझे, बस बहुत है, ठीक है ना। तो इतना भी अगर हो गया कि एंगल तो इधर वाले हैं लेकिन जो साइड है वो कहीं और है। एक मिनट वेट करिए। हेलो, हाँ जी बताइए, गुड इवनिंग जी। हम्म 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 अच्छा, आधा घंटा दे दो, मेरी अभी ना क्लास चल रही है, क्लास से थोड़ा सा फ्री होकर ना मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैं बताता हूँ। ओके, एक मिनट वेट करिए जरा। करो, हाँ जी, हाँ जी नमस्ते, हाँ हाँ मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ जी। हेलो, अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है, अच्छा नमस्कार। अच्छा, तो ये हो गया हमारा डबल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो इसमें भी हमारा ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। एबीसी और डीईएफ दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब एक देखिए, एक क्राइटेरिया आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी होता है, पहले इनके क्वेश्चंस करते हैं, आरएचएस फिर बाद में बताता हूँ। सर ऐसे ऐसे ट्रिपल एस भी होता है, ट्रिपल एस भी होता है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया।
लिखिए। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया if all the corresponding sides if all the corresponding sides of both triangles are equal to each other, both triangles are equal to each other, then triangles are congruent. A, B, C और D, E, F तो अगर ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है और ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो जब तीनों ही साइड्स इक्वल हो गई तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इस केस में भी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। चलिए जी एक और लिख लो, फिर लास्ट बचा हुआ है आरएचएस, वो भी लिख लो, है ना। उसके बाद तसल्ली से फिर क्वेश्चन से करेंगे। तो 4 क्राइटेरिया ये हो गया, 5वां और लिखो। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में ही एप्लीकेबल होता है। राइट ट्रायंगल्स का मतलब क्या है कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल, दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ओनली this criteria is applicable only to right triangles this criteria is applicable only to right triangles, only to right triangles applicable if one angle is ब्रैकेट में लिखें इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड मतलब वन साइड, इसके अलावा वाली कोई साइड, हाइपोटेन्यूज भी एक साइड होती है तो उसके अलावा जो दो साइड बचती हैं बेस या परपेंडिकुलर। इफ वन एंगल, तो वन एंगल प्रेफरेबली वही होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और साइड, तो आरएचएस मतलब हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। एंड वन साइड ऑफ द टू ट्रायंगल्स of the two triangles are equal, the triangles are congruent.
एक मिनट वेट करिए। ये ऑनलाइन वालों को कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी ना आज? हाँ, आरुष, अथर्व, दक्ष, बताइए। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए। तुम्हारा फ्रेंड कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसी का मैसेज आ रहा है। तो एक तो राइट एंगल ये इक्वल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज AC और DF इक्वल हो गया, और इसके अलावा कोई भी साइड, मान लीजिए ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो गई। तो ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle DEF। सही है? बहुत नींद आ रही है ना? ये भी बताऊंगा। एक तो इम्यूनिटी बढ़वाऊंगा। आप सब क्वेश्चंस करेंगे ना तो खुल जाएगी। खुल जाएगी। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। सर 10th की बोर्ड कब से? 24th और 27th। आपकी डेट शीट आ गई फाइनल की? सर डेट शीट तो नहीं है, बट एल्मनाक पे 22 फेब लिखा है। अच्छा, टेंथ वालों के ना 27th से स्टार्ट है, 27th फेब से स्टार्ट है, और 21 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं। सर तो क्या लगता है, मतलब जल्दी करा सकते हैं? जल्दी कराएंगे भैया। आप तो DPS आर में हो ना? मैंने तो DPS जी वाले तुम तो बता रहे हो शायद फरवरी के एंड में होंगे शायद तुम्हारे, मार्च या मार्च में होंगे। 1 मार्च से मतलब इन्फॉर्मेशन मिली। अच्छा अच्छा। हाँ, कितना सही है। हाँ, और कुछ स्कूल्स में ऐसा है कि उनमें होने वाले हैं बस जल्दी, सर उनमें ऐसे वो नहीं हो फरवरी में सकता? होकर ख़त्म भी हो जाएंगे रिजल्ट के। जैसे 27 को तो स्कूल लाइक बंद होगा, 9th का एग्जाम नहीं हुआ, तो लाइक बाकी दिन तो करा सकता है ना? हाँ, बाकी दिन करा सकते हैं, वो ऐसे ही करेंगे। वो ऐसे ही करेंगे कि ऐसी जिन वजह दिनों में आगे ना बढ़े। जिन दिनों में छुट्टियां हैं ना, उन दिनों में ही वो आप लोगों के एग्ज़ाम कराएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अगले महीने ही आपके करवा देंगे फाइनल एग्जाम्स, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पता नहीं भाई, अगर कुछ और सोच रखा हो स्कूल वालों ने तो मैं कह नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे। इन द गिवन फिगर O is the midpoint of AB and CD. In the given figure, O is the midpoint in the given figure, O is the midpoint of AB and CD. Full stop. Prove that first part है triangle AOC is congruent to triangle BOD. Triangle AOC is congruent to triangle BOD. Second है AC is equal to BD. Second part है AC is equal to BD, और third part है AC is parallel to BD. AC is parallel to BD. अच्छा हाँ, अगर आप ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो एक ना पब्लिशर है एजुकार्ट, सुना है? EDUCART, एजुकार्ट, EDUCART, मैं लिख देता हूँ, EDUCART, एजुकार्ट। तो एजुकार्ट वाले क्या करते हैं कि मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, इनके सबके ना सैम्पल पेपर्स हैं इनके, ठीक है। एक छोटी सी बुकलेट आती है। तो आज लास्ट डेट है इसकी, मैं आपके साथ ना लिंक शेयर कर दूंगा। आज इसकी लास्ट डेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं सैम्पल पेपर घर पर। आपको अपना एड्रेस डालना है तो, और उसमें खर्चा कितना आएगा, सिर्फ डिलीवरी चार्ज, जो डिलीवरी चार्ज 40, 50 या 60 रुपये जो भी होता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। ये सिर्फ नाइन्थ और 11th वालों के लिए, पता नहीं बैंकक्रप्ट तो नहीं हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट। सर? लाइक बैंकक्रप्ट जब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्ट या स्टॉक वॉक बचा होता है हाँ। तो फिर उसको क्लियर आउट कर देते हैं कि कंपनी तो डूब गई ना, क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी है, अगर ऐसा भी है तो भी आपका तो फायदा ही है उसमें। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, पेपर्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के सर लिए। लाइक मेरे दोस्त जो 10th में था, अब 10th में, पहले 9th में था, उससे बुक ली थी, तो उसके बाद ओसवाल और अरिहंत की पहले से पढ़ी, तो वही हो जाएगी। हाँ वो तो काम हो जाएगा, वो तो 10th का बता रहा हूँ ना मैं अभी 9th के लिए बता रहा हूँ। सर 9th की पढ़ी है। अच्छा है तुम्हारे पास? हाँ वो अब तो 10th से चला गया, 9th पे उसने दे दी। ठीक ठीक। तो बाकी बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग करना चाहें तो मैं लिंक शेयर कर दूँगा, और आज ही लास्ट डेट है, 12 बजे से पहले अप्लाई कर देना। तो उसमें ये है कि शायद 2, 4 या 5 दिन, या हो सकता है 6 दिन, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा पहुँच गए उनके पास, तो थोड़ा ना लेट आ रहा है, लेकिन आ रहा है। 11th वाले एक लड़के ने बताया था मेरे को, और उसी ने मेरे को बताया भी था कि सर मैंने मंगवाया, आ भी गया मेरे पास। क्योंकि 10th का, 12th का इसका तो मटेरियल मिल जाता है, 11th का और 9th का मिलता नहीं है सैम्पल पेपर्स वगैरह, ठीक है ना। मुझे क्या लगता है कि 11th के और 9th का सैम्पल पेपर्स लोग खरीदते भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इनका स्टॉक बचा हुआ होगा, निकाल रहे होंगे। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। सर 11th की बायो में बहुत कम लिख रहे हैं। सर 11th की बायो में बहुत कम लिख रहे हैं। हाँ क्यों? कुछ पूछे तुम लोगे? हाँ मुझको तो लेनी है ना, बहुत मैंने। अच्छी बात है। क्या लोगे, मैथ्स और बायो दोनों? हाँ वो एक फिजिक्स वाले सर है, मेरे को उन्होंने बोला था कि अगर लाइक मैथ्स भी अच्छी हो तो जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो फिर काम आ जाता है। तो असल में क्या है ना कि बाकी सारी चीज़ें भी हैं, जैसे जो PCM वाले हैं उनके लिए एक ही फील्ड बचता है कि उनको इंजीनियरिंग करना है, और इंजीनियरिंग में भी बस एक ही फील्ड आजकल बचा हुआ है, कंप्यूटर साइंस। तो नहीं PCM भी सोच रहा था। हाँ PCMB वाले जो बच्चे हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में चला पाना ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। सोच रहा हूँ कभी मैं लव करेंगे। नहीं, कुछ बच्चे हैं जो लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो लिया, और 12th के साथ साथ ही JEE भी क्लियर करा और अपना नीट भी तो क्लियर देख करा। हैं स्कूल में भैया, एक ऐसे साथ हाँ दोनों एक उनका साथ। नीट हो गया था और लाइक JEE का भी उन्होंने दिया था, हुआ नहीं था नीट तो। फिर उसके बाद आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, आपके दोनों हाथों में ऑप्शंस हैं कि भाई आप इंजीनियरिंग वाली साइड। हाँ हाँ देखो एक एग्जांपल यही बता रहे हैं। हाँ, तो फिर दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं कि भाई आप इंजीनियरिंग वाली साइड में जाना चाहते हैं, मेडिकल वाली में। सर एक वो मेरे बायो हिसाब से की, मेडिकल वाला ऑप्ट कर लो। सर एक बायो की मैम में उन बता रही थी बायो इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, तो उसमें PCM भी लेना होगा। बायोटेक वो इंडिया में उसका ज़्यादा हाँ उस इंडिया में नहीं, फॉरेन में। फॉरेन में उसका ज़्यादा अरे तब तक इंडिया में भी हो जाएगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में हमारा कंट्री, और जब तक आप सर पहुँचोगे शार्क ना, टैंक इंडिया देख के तो लग रहा है कुछ ही हो जाएगा। हाँ, तो मैं वो बता रहा हूँ कि मतलब, और जब तक आप पहुँचेंगे ना, अपना करियर बिल्डिंग वाला फेज आपका होगा। आई थिंक अभी 9th में, तो 10th, 11th, 12th 3 साल, तो ये 4 साल आपके ग्रेजुएशन में, तो 6-7 साल बाद अगर ऐसी ही ग्रोथ चलती रही तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर जाने की। करेंसी भी तीसरे या चौथे नंबर की है अपने कंट्री की, जो कि पहले बहुत पीछे हुआ करती थी। तीसरे या चौथे नंबर की है, मतलब हमसे आगे डॉलर, यूरो और शायद पाउंड, ये 3 ही रह गए हैं। पाउंड लगातार वीक हो रहा है। तो ज़्यादातर चीज़ों में हम लाइक तीसरे चौथे पे बहुत अच्छी पोजीशन पर जा रहा है हमारा उसके कंट्री, बाद- ऐसा हमने कभी नहीं देखा, मैंने अपने बचपन से अभी तक नहीं देखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस बहुत हैं, और जो अगर मेरा सजेशन माना जाए तो मेडिकल, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इंजीनियर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, और अच्छे अच्छे इंजीनियर्स की डिमांड है, डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं। समझ नहीं आता क्या करते हैं इंजीनियर करके, IT करते हैं, फिर पता नहीं जॉब लगती है मतलब या मैं इस वजह से follow- कह रहा हूँ कि अगर कोई एक डॉक्टर अच्छा है तो उसके पास इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, कोई और भी होनी चाहिए ना।
ताकि आज पेशेंट बीमार है। इन कॉलेज वो इंजीनियरिंग लेंगे सब कंप्यूटर साइंस ही ले रहे हैं ऑलमोस्ट आधे से तो इसीलिए ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स की बहुत कमी हो रखी है सर- और आगे आने वाले टाइम में और हो जाएगी। तो लोग आईटी के लिए करते क्या समझ नहीं आता मतलब थोड़ा। घर पे बताने के लिए पापा है ना, ये कोई बात है। अरे सर तभी आईआईटी मतलब क्या करें? हाँ, वहाँ पर एक ना श्योरिटी हो जाती है। श्योरिटी इस चीज़ की हो जाती है कि हम जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, सब कुछ देख लिया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पिटा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इंडिया छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। फोर्ड चली गई, वॉक्सवैगन ने आधे से ज़्यादा अपने प्लांट्स बंद कर लिए और जनरल मोटर्स चली गई यहाँ से, स्कोडा जाने वाली है और अंदर की खबर ये है कि होंडा भी वाइंड अप करने वाला है, ठीक है। तो होंडा जैसा ब्रांड वाइंड अप करने वाला है यहाँ से अपना 4 व्हीलर सेगमेंट। 2 व्हीलर में, हाँ 2 व्हीलर सेगमेंट में होंडा नंबर 1 है, एक्टिवा चलता है उनका सबसे अच्छा, पूरे कंट्री में चलता है। तो अब आप ये जानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये है कि नहीं मेरे को करना है इसी में, इंजीनियरिंग इसी में करनी है। तो फिर आईआईटी से करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि कोई भी ब्रांच कितनी भी बेकार क्यों ना होती चली जाए, लेकिन उसमें इंजीनियर्स की डिमांड बनी रहती है, हर कंपनी में बनती है डिमांड। तो वहाँ पर ये रहता है कि जो डिमांड बन जाए, मतलब अगर डिमांड कम भी होगी ना तो आईआईटी में एक श्योरिटी हो जाती है कि कंपनी यहाँ पर आएंगी प्लेसमेंट के लिए और बच्चे को सेलेक्ट करके ले जाएंगी, ऐसा होता है। तो इस वजह से आईआईटी की डिमांड ज़्यादा होती है। दूसरा जो तो श्योरिटी होती है जॉब। 100% नहीं, 300%। 300% का मतलब क्या है कि हर बच्चे के पास 3 ऑफर लेटर होते हैं 3 कंपनियों के। अब उसके पास चॉइस है कि मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये होता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे आपने अगर अभी तो नहीं, अभी तो आप 9th क्लास में, 10th 11th में, जब 11th में जब पहुँचोगे तो आप ध्यान देना शुरू करोगे कि रास्ते में ना अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऐड लगे रहते हैं। तो उसमें ना कंपनीज़ के नाम लिखे रहते हैं, उस पर लिखा रहता है अवर पार्टनर्स, प्लेसमेंट पार्टनर्स, प्लेसमेंट ऑफर्ड इन फॉलोइंग कंपनीज। तो उसमें आप देखेंगे कि विप्रो है, इन्फोसिस है, HCL है, टेक्सास है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आप उसमें देखोगे। तो फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है, दिमाग में एकदम से आता है अरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर भी आ रही है, RKGIT में भी तो IIT करके क्या जाना, ये एक्सटेंशन राजनगर एक्सटेंशन की रेड लाइट पर कॉलेज है ना RKGIT। अच्छा, हाँ। तो कि फिर मैं यहीं ज्वाइन कर लेता हूँ ना, यहीं पढ़ लेता हूँ, इतना कंपटीशन वगैरह निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ़र्क सिर्फ इतना है। चलो राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट। हाँ वही है ना। तो आप ये देखिएगा कि उसमें ये अंतर जो है उसमें और आईआईटी में क्या अंतर होता है। विप्रो उधर भी जाती है, RKGIT में भी जाएगी तो विप्रो क्या और विप्रो कंपनी है? टॉप की। विप्रो नहीं सुना। ना Top की। HCL सुना है, वो पापा उसमें कर रहे थे। तो HCL नहीं, विप्रो पूछना है ना, विप्रो और इन्फोसिस विप्रो, HCL से ऊपर इन्फोसिस, है। मैकेंजी और एक और क्या नाम है? तो अब सॉफ्टवेयर सुनिए। इंजीनियर बन जाएगा। नहीं, मेरे को पता अब सुनिए, नहीं मैकेंजी तो सॉफ्टवेयर में है ही नहीं ना, सर, मैकेंजी तो रिसर्च फर्म है। हाँ, McKinsey। नहीं सर, क्या कहाँ जाने के? मैकेंजी बोल रहा हूँ मैं, वो भी मैकेंजी बोल रहा हाँ, हूँ। मैकेफी तो नहीं कह रहे हो? नहीं सर, मैकेंजी। मैं कैफी तो हो गया हो सकता है सिक्योरिटी कोई, वाला। हो सकता है कोई मतलब उनकी सिस्टर कंसर्न हो, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उनका जो मेन है वो रिसर्च फर्म है। फॉर एग्जांपल हम टाटा को टाटा मोटर्स से जानते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि टाटा टाटा स्काई। टाटा प्ले हो गया तो, है ना। तो टाटा की कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं, मतलब TCS, वो एक बहुत बड़ी IT कंपनी भी है। तो टाटा अलग अलग चीज़ों में, एक चीज़ और भी है जो आपको शायद पता नहीं होगा, इंडियन हाँ एयरलाइंस। TCS का। इंडियन एयरलाइंस तो सुना है ना, हाँ, हाँ हाँ। गवर्नमेंट का है। टाटा इंडियन एयरलाइंस गवर्नमेंट का है, सुना है ना। ये भी टाटा का ही था, हाँ सर, पता है। ये भी टाटा का ही था, वापस टाटा का हो गया है, ये भी पता है, यस सर। वापस टाटा का हो गया है। मतलब टाटा उन्होंने को, वापसी कर दिया उसको। हाँ। और शुरुआत में जब बहुत पहले आई थिंक 1983-84 में, तब भी ये टाटा का ही था। टाटा ने इंडियन गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया था कि आप रखो। इंडियन गवर्नमेंट चला नहीं पाई होगी बेसनरी की तरह। हाँ, वही सर, मैंने कुछ डूब पढ़ा गया। था। तो खैर, अब मेरी बात, मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो ये कह रहा था कि आईआईटी के 2 बेनिफिट्स, पहली चीज़ तो ये कि जॉब श्योरिटी हो जाती है, और दूसरी चीज़ जो दिमाग में ये आता है कि ये कंपनी तो इस कॉलेज में भी आ रही है तो मैं आईआईटी में क्यों जाऊँ। वो सेम वर्क प्रोफाइल के लिए, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए उन्होंने हायर कर लिया, वो सेम वर्क प्रोफाइल के लिए वहाँ पर अगर बच्चे को 3 लाख या 4 लाख का पैकेज देता है, ठीक है, 3 लाख 4 लाख समझ रहे हैं कि भाई 4 लाख डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, तो आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर 3 या 4 लाख का पैकेज दे रहा है तो सेम वर्क प्रोफाइल के लिए आईआईटी में पैकेज बढ़कर 15-16 लाख का हो जाता है, समझ रहे हैं। तो अगर RKGIT से निकले हुए बच्चे को ऑन एन एवरेज
40,000 रुपये की जॉब मिल रही है, तो वहाँ से निकलने वाले बच्चे को लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख की जॉब ऑफर होती है। ये फ़र्क होता है, इसीलिए लोग IIT के पीछे भागते हैं। तो ये होती है प्रॉब्लम कि भाई IIT से करके आपको पहला ब्रेक बहुत अच्छी कंपनी में मिल जाता है, समझ रहे हैं? तो ये नहीं कि पहले मैंने छोटी छोटी कंपनी में काम कर करके अपनी लाइफ के 10 साल ख़राब करे, फिर मैं मतलब मेहनत कर करके फिर मैं उस पॉइंट पर पहुंचा। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आपको समझाते होंगे कि अभी मेहनत कर लो, बाद में आसानी हो जाएगी। वो बाद में आसानी इसीलिए कह रहे हैं कि अभी अगर मेहनत कर लेंगे ना तो जल्दी से अच्छी कंपनी में, फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियर्स निकलते हैं। अब केमिकल इंजीनियर लगे पड़े हैं किसी में मतलब वो इथेनॉल बन रहा है उस कंपनी में, किसी में विस्की बन रही है उस कंपनी में चले गए, वो ज्वाइन कर लिया, वो मतलब लोकल, हाँ मेडिसिन तो वो उन कंपनीज में ज्वाइन कर रहे हैं। और एक तरफ ये है कि आपने IIT से करा है तो पता चला सीधा एशियन पेंट्स ने आपको हायर करा, तो ये फ़र्क आ जाता है। और अल्टीमेट गोल वही होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो पता चला छोटी मोटी कंपनी में कहीं पर काम कर रहा है, कहीं पर टेलीफोन बन रहा है तो वहाँ पर बनकर टेलीफोन ही चेक कर रहा है बैठकर, उसके पेज कस रहा है वहाँ बैठकर, ठीक है। और दिमाग में सपने चल रहे हैं, काश सोनी में हो जाए, काश सैमसंग में हो जाए, तो दिमाग में सपने चल रहे हैं। अब उन सपनों की तलाश में वो बेचारा अपना रिज्यूमे बनाता रहता है, ज़िंदगी में 5, 6, 7, 8, 10 साल तक रिज्यूमे बनाता रहेगा, अप्लाई करता रहेगा। किसी दिन किस्मत चमक गई तो उसका उस कंपनी में हो जाएगा, लेकिन लाइफ के 10 साल तो निकल गए ना, तो वो टाइम बड़ा प्रीशियस होता है। तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि भाई आप शुरुआत में मेहनत करते हैं, तो शुरुआत में मेहनत करते ही पहली ही फिल्म अगर सुपरहिट हो जाती है तो आप स्टार बन गए, नहीं तो फिर बाकी को भी देखना पड़ता है। नहीं तो छोटी छोटी फिल्में आप पकड़ते रहोगे, उसमें आपको छोटे छोटे रोल मिलते रहेंगे, ठीक है ना, और आप तलाश करते रहोगे कि मुझे अच्छा सा ब्रेक मिल जाए अच्छी सी कंपनी में, वो चीज़ है, समझ लो, इसलिए पढ़ लो। तो पापा का देख के IIT से तो करना नहीं है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। IIT के अलावा भी बिट्स है, मतलब SRM आपको क्या दिखाई देता है, आपको ये दिखाई देता होगा कि पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये दिखाई देता है ना, तो आप देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं जो नहीं देख रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि उनके पेरेंट्स भी लगे रहते हैं। तो मेहनत तो हर फील्ड में, आप किसी डॉक्टर से जाकर मिलो ना, आप देखो डॉक्टर को छुट्टी नहीं मिलती, आप अगर बीमार पड़ते हैं छुट्टी नहीं मिलती उनको, भाई वो छुट्टी के लिए वो चाहते हैं कि मैं फैमिली के साथ बैठ जाऊँ, नहीं बैठ पाते। और ये सभी की कहानी है, मतलब सिर्फ आपके फादर की नहीं, आप अपने फादर का देख लेना उठाकर एग्जाम्पल, टाइम ही नहीं मिलता होगा, और जब घर पर आते होंगे तो उनका मन ही नहीं करता होगा कुछ करने का, बस अब सो जाओ। तो ऐसे ही धीरे धीरे लाइफ बीत जाती है। बस इतना है कि काम करें जब आप, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिले, तो उस काम को करके ही इंसान खुश रहता है, ये चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल अभी आपका काम पढ़ने का है, अगर आप ट्यूशन का टाइम हो गया, फिर 1 घंटे जाना है, फिर वहाँ पर बैठ कर बोर होना है, तो अगर इस तरीके का मन में अगर आएगा तो फिर बोझ ही लगेगी हर चीज़, और फिर उसमें ना बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अगर पढ़ाई का टाइम है तो उस टाइम उसको समझने की कोशिश करो, दिमाग पर जोर डालो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका दिमाग कमज़ोर है, तो मेहनत करो, सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। और फिर ये लगता है कि नहीं ज़बरदस्ती मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो एक करिकुलम है जो पूरा कंट्री फॉलो कर रहा है कि आपको 12th क्लास तक पढ़ाई करनी है, आपको 12th क्लास तक पढ़ाई करनी है, और 10th के बाद थोड़ा सा आपको फ्रीडम मिलता है कि आप अपनी स्ट्रीम चूज़ कर सकें। वो करने के बाद 12th के बाद थोड़ा और फ्री, जैसे 10th तक तो करना ही करना है, कॉमन करिकुलम है, फिर उसके बाद उसमें भी तुमने संस्कृत ले रखा है, लिया है ना, तो थोड़ा थोड़ा फ्रीडम धीरे धीरे मिलता चला जाता है। 11th में ले सकते हैं? मुझे मालूम नहीं। तो अब जैसे 11th क्लास में पहुँचेंगे, तो 11th क्लास में जब आप पहुँचोगे तो फिर स्ट्रीम सिलेक्शन, फिर 12th में पहुँचोगे तो 12th में भी फिर फ्रीडम मिलता है कि भाई आप कौन कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, फिर आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा तो ड्रीम वर्क प्रोफाइल ये है, तो उसमें चले जाओ। और मैं और कई ऐसे स्टूडेंट से मिलवा सकता हूँ। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जिसने इंजीनियरिंग करी है, और इंजीनियरिंग करने के बाद 2 साल 3 साल उसने नौकरी करी नॉर्मली, अभी फोटोग्राफी कर रहा है और मुंबई में है। और उसने कहा था मेरे को कि सर कुछ भी होगा ना, अगर हमें 20-25 हज़ार भी मिलेंगे ना, मेरा मन लगता है इस काम में। तो उसका मन लगता है, और वो सोच रहा था कि भाई मैं रिस्क लूँगा, तो रिस्क लिया उसने, बहुत बड़ा उसने रिस्क लिया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद शादियों की फ़ोटोग्राफी में कैमरा लेकर घूमता हुआ नजर आए, ठीक है, तो रिस्क है। तो उसमें ये है कि भाई अगर किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ गया, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं,
तो वहाँ पर भी कैमरामैन की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। या खुद का कुछ उसने बड़ा कुछ काम करा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रिस्क रहता है ऐसी चीज़ों में, रिस्क रहता है। और फिर आदमी जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है किसी चीज़ में कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, तभी वो करता है। तो खैर कुल मिलाकर ये है कि जिस टाइम जो भी काम करें ना, करें पूरी लगन के साथ। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहा हूँ तो दिमाग सारा खेल में है, या मतलब चल 1 मिनट के लिए मोबाइल पर गेम ही खेल लेता हूँ। आजकल ये गेमिंग बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है, आपको पता नहीं है। बहुत आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं, फिर वो 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता। 8 बजे उठाया था 9 बजे होता है ना ऐसा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान हटाओ, और एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना भाई, मेहनत हर चीज़ में, मेहनत हर चीज़ में। तो इसलिए जो भी काम कर रहे हैं ना, खुश होकर करें, इंटरेस्ट के साथ करें, नहीं तो परेशान रहोगे, फिर आपको खुशी कहीं मिलेगी ही नहीं हर चीज़ में परेशान ही रहेंगे। ठीक है, चलिए हमने जैसे ये सारे क्राइटेरियाज देखे, अभी एक क्वेश्चन लिखा है, मैं इसकी फिगर बना देता हूँ, आप ट्राई करो। इधर ए है, वो है, और सी है, और इधर है बी डी। ये ट्राई करिएगा, हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं फिर करूँगा। ठीक है, ऐसे ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए जी, कल मिलते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।